नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक नेहरू जी का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम नेहरू जी का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार पढ़ चुके हैं, साम्राज्यवाद और फांसीवाद के संबंध में उनके जो विचार थे वो पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम उनके राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार देखेंगे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का तत्कालीन बम्बई में और वर्तमान जो मुंबई है वहाँ पर अधिवेशन हुआ था। और वहाँ पर नेहरू जी ने कहा था, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। विविधता के बावजूद एकता में विश्वास नेहरू जी करते थे और वे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय मित्र और संदिग्ध इतिहासकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है नेहरू जी की, तो इसको आप अपने जेहन में बसा लें। 2 नंबर के सवाल के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए नेहरू जी के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का विस्तृत और व्यापक चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेहरू जी के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि नेहरू जी में अंतर्राष्ट्रवाद की भावना प्रबलतम रूप में थी और उनके इस अंतर्राष्ट्रवाद ने राष्ट्रवाद के भाव को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया था। लेकिन वास्तव में इस प्रकार की बात में कोई दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। एक व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन के 10 अमूल्य वर्ष राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जेलों में गुजारे हों, उसके राष्ट्रवाद पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति और प्रेरणा के रूप में ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के सारे कष्ट झेले थे। और जो उनके राष्ट्रवाद के प्रमुख लक्षण हैं वो ये हैं कि राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। उनका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे ही संघर्षों की एक अनुभूति कहा है। जब कभी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वे इस संबंध में लिखते हैं कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए, जिसके पास अतीत की एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी सही थी। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा के वशीभूत होकर उन्होंने साम्राज्यवाद के महल को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। उनके राष्ट्रवाद के भाव में बहुत गहराई है और इसी कारण वे औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थक नहीं थे, वरन उन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज की घोषणा की। विविधता में एकता, ये भी उनके राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विचारों में महत्वपूर्ण है। नेहरू भावात्मक दृष्टि से भारत को राष्ट्र की संज्ञा देते थे। नेहरू भारत की आधारभूत एकता में विश्वास रखते थे। वे भारत की विविधता में ही एकता के दर्शन करते थे। यह विविधता राष्ट्र की प्रगति और आधारभूत एकता में तब तक कोई बाधा नहीं बन सकती जब तक कि हम भावनात्मक दृष्टि से राष्ट्र को समर्पित हैं। उदार राष्ट्रवाद के समर्थक नेहरू जी कहते हैं कि उनमें उग्रता नहीं है, उदारता है। उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र था और वे उदार राष्ट्रवादी थे। उदार राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्षण यह है कि अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करता। दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करने और उनका शोषण करने की बात नहीं सोच पाता। नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तव में इसी प्रकार का राष्ट्रवाद था। वे उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे और उग्र राष्ट्रवाद को देखकर चिंतित भी होते थे। और एक जगह उन्होंने टिप्पणी भी की है कि राष्ट्रवाद है वह एक अविश्वसनीय मित्र और संदिग्ध इतिहासकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनकी। यह कई घटनाओं के प्रति हमारी आंखें मूंद देता है और कभी कभी सत्य को विद्रूप कर देता है, विशेषकर जब उसका संबंध हमारे देश से हो। अपने इस उदार राष्ट्रवाद के कारण ही नेहरू आंतरिक क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिकारवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण के विरोधी थे। नेहरू का राष्ट्रवाद उन्हें भारत की स्वतंत्रता और इससे आगे बढ़कर प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है, लेकिन युद्ध और हिंसा की प्रेरणा नहीं देता,
किसी के प्रति घृणा और द्वेष का पाठ नहीं पढ़ाता। धार्मिक या हिंदू राष्ट्रवाद से मुक्त और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक हैं नेहरू जी। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने धार्मिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया था, लेकिन नेहरू को राष्ट्रवाद संबंधी इस धार्मिक दृष्टिकोण से कोई लगाव या सहानुभूति नहीं थी। वे इसे एक प्रतिक्रियावादी धारणा मानते थे। उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर आधारित है और इसी कारण वे किसी भी समय हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर उग्र भाव नहीं रखते थे। सन 1929 में लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपने भाषण में धार्मिक सद्भाव पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियाँ पसंद नहीं और मुझे खुशी है कि अब वे कमज़ोर पड़ रही हैं। मैं किसी भी शक्लो सूरत में फिरका परस्ती का हामी नहीं हूँ। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि किसी जाति या धर्म के नाम पर सियासी यानी कि राजनीतिक और माली यानी कि आर्थिक हक निर्भर करने चाहिए। धर्म की आज़ादी के हक और किसी की संस्कृति के हक की बात तो मुझे बिल्कुल ठीक ठीक जचती है और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो इन हकों को हमेशा से मंजूर भी किया जाता रहा है। हमें उन्हें जुबान से भी और अपने कामों से भी इस बात का पूरा यकीन कराना होगा कि उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाज की हिफाजत होगी। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने विचारों और कार्यों में इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को संपूर्ण अंशों में संजोए रखा। नेहरू जी सांप्रदायिकता के प्रबलतम विरोधी थे और उनके इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने उन्हें सांप्रदायिकता की भावना का प्रबलतम विरोधी बना दिया था। वे विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। उनका कहना था कि विदेशी शासन ने सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया और सांप्रदायिक तत्व विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे वे अन्य लोगों के मूल्य पर अपने समुदाय के लिए सब कुछ प्राप्त करते रहें। सांप्रदायिकता और विदेशी शासन के गठजोड़ का परिचय इस तथ्य में मिलता है कि सांप्रदायिक तत्व न तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं और न ही अधिराज्य स्थिति की मांग प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि ये सांप्रदायिक संगठन धार्मिक समूहों से संबंधित होते हैं तथा धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये धर्म की मूल भावना के विरुद्ध है। इसी प्रकार ये संगठन भूतकालीन संस्कृति का चाहे कितना ही बखान क्यों न करें, लेकिन इन्हें सांस्कृतिक संगठन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उनके उपदेशों तथा कार्यों में नैतिकता तथा आचार शास्त्र का नितांत अभाव है, अतः इन्हें नैतिक समूह में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इनका कोई आर्थिक कार्यक्रम भी नहीं है। यद्यपि अधिकांश सांप्रदायिक संगठन अपने आप को गैर राजनीतिक करार देते हैं, किंतु नेहरू के अनुसार वास्तविकता यह है कि वे सांप्रदायिक संगठन राजनीतिक तरीकों से कार्य करते हैं और इनकी मांगे राजनीतिक ही होती हैं। इस प्रकार ये सांप्रदायिक संगठन संकुचित और छद्मवेश में राजनीतिक संगठन है। सांप्रदायिकता को नेहरू ने मिथक की संज्ञा दी और विचार व्यक्त किया कि इस मिथक को समाप्त करने के लिए दमन की उतनी उपयोगिता नहीं है जितनी भय की भावना के निवारण तथा हितों को दूसरी दिशा देने की है। मुसलमानों के हृदय से भय की भावना दूर करने तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यम वर्ग में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या है। सांप्रदायिकता की आड़ में अपने लिए नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक हित साधन का प्रयत्न किया जाता है। इन सांप्रदायिक तत्वों को मिटाने के लिए नेहरू ने आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और आर्थिक विकास पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सांप्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। आर्थिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित होते ही सांप्रदायिकता का प्रभाव कम होने लगेगा। राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना ने सांप्रदायिकता को कम करने में सहायता दी है। फिर भी सांप्रदायिकता की भावना उसी समय समाप्त हो सकती है जबकि मूल प्रश्न आर्थिक तथा सामाजिक हो। ऐसा होने पर सांप्रदायिक नेताओं की बात न तो मध्यम वर्ग सुनेगा और न ही निम्न मध्यम वर्ग। वस्तु स्थिति यह है कि आर्थिक समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों को सांप्रदायिकता का आवरण ओढ़ा दिया जाता है।
भारत में सांप्रदायिकता के प्रसंग में ब्रिटिश शासन की भूमिका का उल्लेख करते हुए नेहरू कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना में सहयोग देकर और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया है। एक उचित राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सांप्रदायिक संगठनों और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। नेहरू जीवन पर्यंत और अपनी पूरी शक्ति के साथ सांप्रदायिकता के विरोध में संलग्न रहे। अब बात आती है दोस्तों नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीयवाद की। नेहरू जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि मनुष्य के जो विचार हैं वो एक ही रूढ़ि पर आधारित हैं जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों का सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वरन विश्व मानवता की सेवा भी था। इस प्रकार नेहरू का राष्ट्रवाद एक उदार, सतर्क और मर्यादित मनोवृत्ति है, जो एक प्रकार से समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रहा है। स्वयं नेहरू के शब्दों में यह सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है, जो अपने में और अपनी जनता की प्रतिभा में आस्था रखे हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अपनी पूरी भूमिका अदा करता है। पंडित नेहरू उदार राष्ट्रवादी थे और एशियाई तथा अफ्रीकी जनता की राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रमुख वक्ता थे। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी होने के साथ साथ नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर काल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख कर दिया। उनका कहना था कि अब संकीर्ण राष्ट्रवाद का युग लद गया है। उन्हीं के शब्दों में विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। नेहरू के शब्दों में एक संदेश निहित है दोस्तों कि मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीयता की मानसिकता ग्रहण करनी होगी, तभी हम समय के साथ चलेंगे। और 1927 के ब्रुसेल्स सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से आए हुए प्रतिनिधियों के साथ संपर्क के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की जो भी समस्याएं हैं वो बाकी के देशों की समस्याओं से मिलती जुलती है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के जो बाकी के देश हैं उनके साथ हमें मिलकर के सहयोग करना होगा, उनसे सहयोग लेना भी होगा। और अपनी जो फेमस किताब है भारत की एकता में वे लिखते हैं कि हम भारत के लोग एक विश्व व्यवस्था में सहर्ष सहयोग देंगे और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए दूसरों के साथ मिलकर एक सीमा तक अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन का गठन इसी तर्ज पर हुआ है, परंतु ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जबकि हम शांति और स्वतंत्रता के आधार पर संगठित हों। नेहरू राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे के प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं बल्कि एक दूसरे की सहायक प्रवृत्तियां मानते थे। कोई विरोध नहीं है इनमें, बल्कि इनके अंदर पूरकता का भाव है और ये एक ही है। तो इस तरह से नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीयवाद का बहुत ही प्रबल समर्थक कहलाते हैं। और वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो एक संदिग्ध मित्र की तरह होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने नेहरू जी के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया, और नेहरू जी के जो विचार हैं उनमें कहीं ना कहीं मानवतावाद का पुट आता है। वो धर्म और राष्ट्र की सीमाओं के ऊपर मनुष्य को रखना चाहते हैं। और वो कहते थे कि अंतर्राष्ट्रवाद के लिए ये भी आवश्यक है कि जो भी दुनिया के राष्ट्र हैं उन सबको आज़ाद किया जाए। जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद उन्होंने जो एशिया अफ्रीका के बचे हुए एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे जो कि उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, तो उनकी आज़ादी के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी उन्होंने खास तौर से प्रयास किया था।
इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रवादी होते हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गहरी देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आगामी वीडियो में हम नेहरू जी से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।